हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने पिछले कुछ वीडियोस में स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कर दिया था, जिनमें हमने पढ़ा था सेक्शन 124, सेक्शन 125 और सेक्शन 126 हमने स्टार्ट कर दिया था। सेक्शन 124 में हमने देखा था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के बारे में। सेक्शन 125 में हमने देखा था राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन सूट के बारे में, और सेक्शन 126 जो कि बात करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बारे में, वो हमने स्टार्ट कर दिया था। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में अभी भी हमें कुछ चीजें पढ़नी है जो हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बीच में कुछ बेसिक डिफरेंसेस है वो। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी अच्छे से पढ़ना है तो आपको उसके लिए मेरी पिछली वीडियोस देखनी पड़ेंगी, क्योंकि हम इस वीडियो में सिर्फ बेसिक डिफरेंसेस देखने वाले हैं दोनों के बीच में। तो हम स्टार्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में हमें दो पार्टीज देखने को मिलती हैं, इंडेमनीफायर और इंडेमनिटी होल्डर या तो फिर इंडेमनीफाइड। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में हमारे सामने तीन पार्टीज होती हैं, क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो कि होता है इंडेमनीफायर और इंडेमनिटी होल्डर के बीच में, जो कि होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तीन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, हम ये देख लेते हैं। तीन कॉन्ट्रैक्ट्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में, और तीसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी के बीच में, जो कि इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। हमने ये पिछली वीडियो में, जिनमें हमने सेक्शन 126 और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पढ़ा था, उसमें हमने ये सारी चीजें डिटेल से देखी हुई है। अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का, जो कि बात करता है The liability of the indemnifier in a contract of indemnity is primary one। हम ये चीज एक एग्जांपल से समझते हैं, जो हमने पहले भी देखा है। हमने ये एग्जांपल देखा हुआ है कि ए के पास एक प्रॉपर्टी है जिसे वो बी को बेच देता है 20 लाख रुपए में, और बी से ये प्रॉमिस करता है कि कल को बी को अगर इस प्रॉपर्टी में ए की वजह से या तो फिर किसी तीसरे पर्सन की वजह से, यानी कि प्रॉमिसर की वजह से या तो फिर किसी तीसरे पर्सन की वजह से कोई दिक्कत होती है, तो ए जो है वो बी को इंडेमनिटी प्रोवाइड करेगा। तो यही बात करते हैं हमारा थर्ड पॉइंट कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में जो इंडेमनीफायर की लायबिलिटी होती है वो प्राइमरी वन होती है। यहाँ पे कोई और थर्ड पार्टी नहीं है कि वो बी के नुकसान की भरपाई करे, तो इसके लिए सिर्फ हमारा कौन है? इंडेमनीफायर। यही बात करता है हमारा थर्ड पॉइंट। अब हम इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं, जो कि कहता है कि द लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज ओनली अ सेकेंडरी वन। तो हमने ये चीज पहले भी देखी हुई है कि श्योरिटी की जो लायबिलिटी है वो प्रिंसिपल डेटर की बात की रहती है। अगर प्रिंसिपल डेटर कोई फॉल्ट करता है, कोई डिफॉल्ट करता है, तो ही जो है श्योरिटी की लायबिलिटी अराइज होती है। ठीक है। इंडेमनीफायर कैन नॉट रिकवर द अमाउंट। इंडेमनीफायर अगर कोई कॉम्पनसेशन, कोई इंडेमनिटी होल्डर को प्रोवाइड करता है, तो वो बिल्कुल भी उस कॉम्पनसेशन को, उस इंडेमनिटी को रिकवर नहीं कर सकता इंडेमनिटी होल्डर से। ठीक है। लेकिन श्योरिटी के केस में ऐसा नहीं है। श्योरिटी कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर। हमने ये चीज देखी हुई है कि प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी के बीच में भी एक इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर के डिफॉल्ट पे उसकी लायबिलिटी भरने को तैयार है, तो श्योरिटी पागल नहीं है, श्योरिटी भी अपना पैसा जो है प्रिंसिपल डेटर से लेगा। तो ये उन दोनों के बीच में इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है कि श्योरिटी बाद में अपना वो अमाउंट प्रिंसिपल डेटर से रिकवर कर सकता है। यही बात करता है हमारा ये पॉइंट। अब हम देखते हैं कि इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी दोनों ही ओरल या तो फिर रिटन हो सकती है, लेकिन इंग्लैंड के केस में ऐसा नहीं है। इंग्लैंड में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ओरल और रिटन होती है, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी सिर्फ और सिर्फ रिटन होती है। अब हम पढ़ने वाले हैं मेन फीचर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इसका फर्स्ट पॉइंट कहता है कि द कॉन्ट्रैक्ट में भी आइदर ओरल और रिटन। हमने ये चीज देखी है कि इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी या तो ओरल हो सकती है या तो रिटन हो सकती है, लेकिन इंग्लैंड के केस में ऐसा नहीं है। इंग्लैंड में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी सिर्फ और सिर्फ रिटन केस में होती है। ठीक है। देयर शुड बी अ प्रिंसिपल डेट। देखिए, अगर प्रिंसिपल डेट होगा ही नहीं और एक पर्सन अगर दूसरे पर्सन के नुकसान की भरपाई करने को तैयार है, तो वो तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के केस में हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के लिए प्रिंसिपल डेट बहुत जरूरी है। बेनिफिट टू द प्रिंसिपल डेटर इज सफिशिएंट कंसिडरेशन। देखिए, आपको पता है कि कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए। और अगर आपके मन में ये आया है कि ठीक है कि श्योरिटी जो है अपना अमाउंट बाद में रिकवर कर सकता है प्रिंसिपल डेटर से, जो भी उसने क्रेडिटर को दिया, लेकिन इसमें इसका श्योरिटी का मेन कंसिडरेशन क्या है?
तो इसी चीज के लिए हमारा बात करता है सेक्शन 127 कंसिडरेशन फॉर द गारंटी कि anything done or any promise made for the benefit of the principal debtor may be a sufficient consideration to the surety for giving the guarantee। इसका सिंपल साधारण मतलब ये है कि श्योरिटी के अगर कुछ करने से, कोई प्रॉमिस करने से प्रिंसिपल डेटर को कोई बेनिफिट होता है, तो ये बेनिफिट ही जो है वो श्योरिटी के लिए सफिशिएंट कंसिडरेशन है प्रिंसिपल डेटर की गारंटी लेने के लिए। ठीक है, यही बात करता है हमारा सेक्शन 127 कंसिडरेशन फॉर द गारंटी। अब हम देखते हैं कि कंसेंट ऑफ द श्योरिटी शुड नॉट हैव बीन ऑब्टेन्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट। देखिए, अगर श्योरिटी रेडी हुआ है किसी की गारंटी लेने के लिए, प्रिंसिपल डेटर की गारंटी लेने के लिए, तो उससे कोई भी मटेरियल फैक्ट से गारंटी से रिलेटेड नहीं छुपे होने चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है मिसरिप्रेजेंटेशन या तो फिर कंसीलमेंट की वजह से, तो फिर वो गारंटी जो है वो इनवैलिड हो जाएगी। ये बात करते हैं हमारा सेक्शन 142 कि गारंटी ऑब्टेन बाय मिसरिप्रेजेंटेशन इज इनवैलिड, और सेक्शन 143 गारंटी ऑब्टेन बाय कंसीलमेंट इज इनवैलिड। सेक्शन 142 कहता है कि एनी गारंटी विच हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन which is given under section 18 made by the creditor or with his knowledge and assent concerning a material part of the transaction is invalid। और section 143 बात करता है कि any guarantee which the creditor has obtained by means of keeping silence as to material circumstances is invalid, which is a fraud under section 17। देखिए, हम सबसे पहले समझते हैं कि मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड क्या होता है। मिसरिप्रेजेंटेशन गिवन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 18 पे और फ्रॉड गिवन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 17 पे। मिसरिप्रेजेंटेशन जो है वो गलती से होता है और फ्रॉड जो है वो जानबूझकर होता है। देखिए, मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में ऐसा होता है कि आपको कुछ चीजें खुद में गलत पता है और आप वही चीजें दूसरों को बता देते हैं, लेकिन इसमें ये आप जानबूझकर नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे गलत तो हो रहा है, मटेरियल फैक्ट्स तो छुप रहे हैं यहाँ पर भी। और फ्रॉड में ऐसा होता है कि आप जानबूझकर कोई मटेरियल फैक्ट्स जो है वो छुपाते हैं। देखिए, तो फिर अगर ऐसी कोई गारंटी है जो कि मिसरिप्रेजेंटेशन या तो फिर कंसीलमेंट से ली गई है श्योरिटी से क्रेडिटर के द्वारा, तो वो गारंटी जो है वो इनवैलिड हो जाएगी। ये बताते हैं हमारा सेक्शन 142 और सेक्शन 143। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपको कुछ समझ आए, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है, कोई क्वेरी रह जाती है, कोई डाउट रह जाता है, तो आप उसे कमेंट करना भी ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।